अतिथियों को आमंत्रित करते हैं। भारतीय विचार मंच के महानगर अध्यक्ष श्री अशोक जी अग्रवाल से अनुरोध करता हूं कि वह हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री आर.जी. शाह, हमारे मुख्य अतिथि श्री एस.एल. भैरप्पा जी और भारतीय विचार मंच गुजरात के प्रांत सह मंत्री श्री विजय भाई शाह के साथ में मंच पर पधारे और सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अतिथियों के परिचय और स्वागत, पुस्तक के संबंध में जानकारी और पुस्तक का विमोचन, अध्यक्षीय संभाषण होगा। हमारे मुख्य मेहमान का प्रवचन होगा और उसके पश्चात प्रश्नोत्तरी हम पुस्तक के संबंध में और उनकी अन्य कृतियों के संबंध में उनके साथ वार्तालाप कर सकेंगे। आभार के बाद में अंत में वंदे मातरम होगा। यह है कार्यक्रम की एक रूपरेखा। उपस्थित सभी महानुभावों से एक अनुरोध है, कृपया अपने मोबाइल फोन को या तो बंद कर दें या साइलेंट मोड पर रखें ताकि कहीं किसी प्रवचन में व्यवधान उपस्थित ना हो। कार्यक्रम के दौरान हमें पुस्तक की, उसके कंटेंट्स, उसकी विशेषताएं, उनके बारे में जानकारी मिलती है। ये जो अनुवाद हुआ गुजराती में, इससे पूर्व आवरण उपन्यास के मराठी, अंग्रेजी और हिंदी में भी अनुवाद हो चुके थे। गुजराती में अनुवाद हुआ और उसका प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ, लगभग 10,000 प्रतियों का, और तुरंत ही वो सारी प्रतियां लगभग समाप्त होने को है। तुरंत हाथों हाथ इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित करना पड़ा। यही बात इस कृति के बारे में कन्नड़ संस्करण की है। 5 वर्ष में इस उपन्यास के 28 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। पुस्तक में के बारे में अलग अलग खुद हम लेखक से सुनेंगे, पुस्तक जिन्होंने पढ़ी है उनसे सुनेंगे। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सर्वप्रथम अतिथियों के परिचय के लिए मैं माइक पर आमंत्रित करता हूं श्री सुधीर जी सुराणा को। भारतीय विचार मंच के आज के कार्यक्रम के सम्मानीय अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र जी शाह हम सभी के लिए एक बहुत सुपरिचित नाम है। हम सभी आपको आर.जे. शाह के नाम से जानते रहे हैं। आपका शैक्षणिक, सामाजिक एवं अन्य गतिविधियों से जुड़ाव सूरत शहर को निर्बाध रूप से स्पंदित करता रहता है। अधिवक्ता के रूप में आपने जिला वकील मंडल से लेके बार काउंसिल ऑफ इंडिया तक की विभिन्न गतिविधियों एवं कमेटियों में अनेक महत्वपूर्ण दायित्व निभाए हैं। आप गुजरात के ख्यातिनाम अधिवक्ता हैं। आपके व्यक्तित्व का दूसरा पहलू शैक्षणिक क्षेत्र का है। अनेक शैक्षणिक संस्थाओं में प्रमुख, ट्रस्टी, कारोबारी सभ्य के रूप में आपने अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान की हैं एवं नगर के सूरत के सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी, जिसको हम शैक्षणिक संस्था के रूप में एक बहुत बड़ी संस्था मानते हैं, आप उसके निवर्तमान अध्यक्ष रहे हैं।
वर्तमान में आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य हैं एवं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की 5 विभिन्न कमेटियों के चेयरमैन का पद भी सुशोभित कर रहे हैं। गुजरात सरकार द्वारा बेस्ट स्कूल मैनेजमेंट के लिए गुजरात गौरव सरदार पटेल अवार्ड आपको मिल चुका है। आज इस कार्यक्रम में आपकी अध्यक्षता से भारतीय विचार मंच स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आदरणीय आर जी शाह साहब। कार्यक्रम अध्यक्ष श्री आर जी शाह के स्वागत के लिए मैं निवेदन करता हूं। धन्यवाद। डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा कन्नड़ भाषा के सुविख्यात उपन्यासकार हैं। आपका जन्म 1931 में कर्नाटक के संथाशिवरा प्रांत में हुआ। आपकी शिक्षा का मुख्य क्षेत्र फिलोसॉफी रहा है, जिसमें आपने बीए, एमए, पीएचडी और गुजरात से जीवन संपर्क आपका पीएचडी के दौरान आया, जब आपने एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से पीएचडी की उपाधि ली। उसमें आपका गुजरात का प्रथम संपर्क आया। उसके बाद भी आप गुजरात में प्रोफेसर के नाते 6 वर्ष बिता चुके हैं। एक उपन्यासकार के रूप में आपकी सृजन यात्रा सन 1961 में धम्मश्री के साथ शुरू हुई, जो आज दिन तक अनवरत रूप से जारी है। इस दौरान आपने 22 उपन्यास लिखे हैं और आपके उपन्यासों पर अनेक टीवी सीरियल, फिल्म्स और वो सब भी अवार्ड विनिंग रहे हैं। आपको 1966 में प्रथम वामन वृक्षा कृति के लिए कन्नड़ साहित्य अवार्ड मिला। 1975 में दातु, इंग्लिश में जिसका प्रोनाउंसिएशन है क्रॉसिंग ओवर, उपन्यास के लिए कन्नड़ भी एवं साहित्य अकेडमी अवार्ड दोनों मिले। और 2011 में साहित्यिक क्षेत्र के शिखर सम्मान सरस्वती सम्मान से आपको नवाजा गया। आपके लेखन में मानवीय संबंधों, परिस्थितियों एवं उनका समाज के साथ क्रियान्वयन आदि की विस्तृत विविधता देखने को मिलती है। आपकी रचनात्मक सृजनता एवं भारतीय दर्शन, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में आपके गहन अध्ययन को परिलक्षित करती है। आपकी कृतियों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। आप मराठी में भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने कि कन्नड़ में। कन्नड़ में आज के दिन में आपकी कृतियां सर्वाधिक बिक्री वाली मानी जाती हैं एवं कन्नड़ के अलावा मराठी में भी आपकी कृतियां अन्य किसी बेस्ट सेलर से कम नहीं हैं। आपकी रचनाएं अनेक राज्यों में शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी शामिल की गई हैं, पीएचडी शोध का क्षेत्र बनी है और आवरण जैसा कि अभी बताया गया है। और उसको अभी इतनी देर रही है, उतने में रिप्रिंट का मैं 27 का आंकड़ा 36 तक का बोल देता हूँ, जो लेटेस्ट है। 5 साल में 36 रिप्रिंट होना किसी भी साहित्यकार के लिए मूर्धन्य है। ऐसे मूर्धन्य लेखक को हम अपने बीच पाकर अपने आप को धन्य समझते हैं। आदरणीय एस.एल. भैरप्पा। मंच के महानगर प्रमुख श्री अशोक जी अग्रवाल से अनुरोध है कि भैरप्पा जी का स्वागत करें। धन्यवाद अशोक जी। आज हमारे बीच हमारे भारतीय विचार मंच के प्रांत सह मंत्री श्री भारतीय विचार मंच सूरत शाखा को हमेशा निर्बाध रूप से मिलता रहा है। आपकी उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। धन्यवाद विजय भाई। श्री विजय भाई शाह का स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ नितिन भाई पटेल को, हमारे भारतीय विचार मंच के वरिष्ठ कार्यकर्ता। एस.एल. भैरप्पा, संते शिवारा लिंगानैया भैरप्पा। अभी जो पुस्तक का इस गुजराती अनुवादिका के बारे में भी बात करनी, सुश्री सिद्धाबेन दीक्षित ने इसका अनुवाद किया है और अनुवादिका ने जो अपने मंतव्य जो उजागर किया, उनकी कुछ बातों को मैं यहाँ कोट करता हूं। ऐतिहासिक घटनाओं और तथ्यों का जो चित्रण लेखक ने इस उपन्यास में किया है, ऐसा प्रतीत होता है मानो वह आंखों देखा हाल हो, और उसे पढ़ते हुए आंखों और बुद्धि पर छाए हमारे अनेक आवरण अनावृत हो जाते हैं।
अनुवादिका ने भी ये लिखा है कि प्रारंभ में हो सकता है कि ऐसा प्रतीत हो कि कथा की धारा प्रवाहिता कहीं कहीं अवरुद्ध हो रही है। हो सकता है पाठकों को रसभंग होने की अनुभूति हो, लेकिन उसके उपरांत भी पाठक बंधुओं से सभी से निवेदन है कि रुकना मत, धैर्य रखना और अपनी वांछन यात्रा को अनवरत रखना। धीरे धीरे पाठकों को आभास होगा कि उनकी रसभंग वाली मानसिकता बदल रही है, और यदि पाठक के पास में समय अनुकूलता है तो यह लालसा जागृत होगी कि एक ही बैठक में संपूर्ण उपन्यास को पढ़ लिया जाए। पुस्तक में उल्लेखित ऐतिहासिक घटनाओं और प्रसंगों के समर्थन में भैरप्पा जी ने ठोस संदर्भ साक्ष्य और ऐतिहासिक आधार प्रस्तुत किए हैं। एक लंबी संदर्भ सूची प्रस्तुत की गई है जो इस पुस्तक को एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करती है। पुस्तक का विमोचन करें उससे पूर्व इसके संबंध में कुछ जानकारी देने के लिए मैं माइक पर आमंत्रित करता हूं श्री विजय भाई साहब। मैं एक गुस्ताखी करना चाहता हूं। ये पुस्तक आवरण का आज अनावरण होने वाला है, उससे पहले किसी ने पढ़ लिया है, ऐसे कोई उपस्थित है यहाँ पे? जी, तो आपको ज्ञात ही होगा जब ये पुस्तक पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है कि कितने कठिन परिस्थितियों में से हमारा समाज निकला है, और उन परिस्थितियों को शब्दों में अंकित करने वाले ऐसे जो लेखक आज हमारे बीच उपस्थित है। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि वो भी कितने कठिन वो जो कलेजा होता है उसके होंगे। लेकिन मेरा सौभाग्य है, भरूच में कल कार्यक्रम हो चुका है, उससे भी एक दिन पहले आदरणीय भैरप्पा जी भरूच में आ चुके थे, और जब मैं उनसे मिला तो इतने मृदु, इतने सॉफ्ट, तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि ये कोकोनट कॉम्प्लेक्स कैसा हो सकता है, जो बाहर से इतना कठिन लिखने वाले अंदर से इतने मृदु। बाद में जब कल उनकी बात भरूच के जनता के समक्ष आई तब पता चला कि विषय एक बुद्धिजीवी जब रखता है तो किस तरह रखता है। मेरे मन में भी प्रश्न आया, अभी टीवी पर एक सीरियल चल रही है जोधा अकबर। मेरी बेटी ने मुझसे प्रश्न किया कि पापा ये जनान खाने में ये जो लोग हैं इनके ड्रेसेस ऐसे क्यों हैं, ये शक्ल से ऐसे क्यों हैं। मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मुझे कोई ऐसा ज्ञान भी नहीं था, मैंने ऐसी कोई पुस्तकें पढ़ी नहीं थी। लेकिन जब मैंने आवरण पढ़ी तो वो सारी बातें जिसके मेरे पास जवाब नहीं थे वो सारे जवाब मुझे मिल गए। आवरण कहने को तो एक उपन्यास है, लेकिन आप कह सकते हैं कि इतिहास के सत्य को उजागर करने वाली एक बेंच मार्किंग रेफरेंस बुक हो सकती है। आवरण में कथा है, आवरण की जो कथा है, कहानी है, वो समांतर 3 तरीके से चलती है। ये तीनों पहलू को समझना बहुत ही आवश्यक है। एक है जो तथाकथित समाज है, जो समाज को हर चीज अपने आईने से दिखाता है। ऐसा समाज जिसको आज के युग में बुद्धिजीवी समाज कहा जाता है, उसका प्रतिनिधित्व इस पुस्तक में प्रोफेसर शास्त्री कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि भारत का कोई ऐसा शहर नहीं होगा, भारत की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होगी जहां ये प्रोफेसर शास्त्री उपस्थित नहीं है। इस कथा का दूसरा पहलू है एक धर्मभीरू, गांधीवादी और
गांधी जी के सिद्धांतों पर काम करने वाला एक पिता, जिसकी बेटी लक्ष्मी कर्नाटक के छोटे से गांव में पली बड़ी, पढ़ने के लिए बड़े शहर में आती है। जैसे आज के समाज में हमें दिखाई देता है कि कई शादियां एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के साथ करते हैं, इसी तरह की ये कथा है कि उसमें ये लक्ष्मी जो हिंदू है वो शादी करती है आमिर से, वो मुस्लिम है। ये दोनों अपने आप को बहुत विकसित मानते हैं, बहुत मॉडर्न मानते हैं। इनको ऐसा नहीं लगता कि धर्म का कोई बंधन हमें बांध सकता है, इसलिए ना हम हिंदू हैं ना हम मुसलमान हैं, इस तरह की सोच रखने वाले ऐसे मॉडर्न ये दोनों लक्ष्मी और जो आमिर है वो शादी करते हैं। लेकिन जब वो शादी करते हैं तो पहला प्रश्न आता है कि आपका धर्म परिवर्तन किया जाए। लक्ष्मी इस बात को स्वीकार करती है, उसका मन नहीं होता है लेकिन वो स्वीकार करती है और वो लक्ष्मी से रजिया बनती है, क्योंकि वो ऐसा मानती है कि ऐसे धर्म के बंधन हमें बांध नहीं सकते, इसलिए वो रजिया बनती है। वो कहानी जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, मैं इसके विवरण में नहीं जाऊंगा, बहुत डिटेल में नहीं जाने वाला हूं। पहला कॉम्प्रोमाइज वहां से शुरू होता है। आज के समय में भी ये अलग अलग एंगल से समाज के सामने उजागर हो रहा है, कहीं लव जिहाद के नाम से, कहीं लैंड जिहाद के नाम से, ये सारी चीजें हमारे सामने आती जा रही है। बात वहां नहीं है। मुझे जो सबसे दिल को छू लेने वाली बात जो इसमें लगती है वो ये है कि उसके जो पिता, जो गांधीवादी थे, जो सत्यनिष्ठ थे, जो कार्यकर्ता थे, वो समाज को जागरूक करने के लिए हमेशा दौड़ने वाला ऐसा पिता, उसके पिताजी, वो ये लक्ष्मी को कहते हैं कि तू धर्म परिवर्तन मत कर, आमिर अगर धर्म परिवर्तन कर सकता है तो मैं इस शादी को इजाजत देता हूं। आमिर इस धर्म परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन लक्ष्मी अपना धर्म परिवर्तन करके रजिया बनती है। पिता कहता है कि अगर तू अपना धर्म परिवर्तन करती है तो मैं तुझे स्वीकार नहीं करता हूं। लेकिन उसके साथ साथ पैरेलली जब वो सोचते हैं कि मेरी बेटी अगर किसी और धर्म में गई है तो उस धर्म में ऐसी क्या बात है, ऐसा कौन सा आकर्षण है, ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके लिए उसको जाना पड़ा। मुझे जो दिल को छूता है वो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि उसने सारे अपने काम बंद किए, सारी सामाजिक अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ते हुए अपने आप को एक कमरे में बंद किया और उसने पूरे इस्लाम का अभ्यास करना शुरू किया। वो खोजने की कोशिश कर रहा है। एक पिता जिसकी बेटी अपना धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में चली गई है, उसका पिता दूसरे धर्म की अच्छाई खोजने के लिए प्रयत्न करता है। उसके सब पुस्तकों का वो अभ्यास करता है, अलग अलग इतिहासकारों से मिलता है, अलग अलग लेखकों से मिलता है, और सारे अभ्यासों के बाद उसको वो सिर्फ कन्नड़ जानने वाला आदमी, वो इंसान, जब उसे पता चलता है कि इतिहास को अगर जानना है तो मुझे अंग्रेजी भी जाननी पड़ेगी, वो अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करता है, जर्मन का ज्ञान प्राप्त करता है, अलग अलग भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करता है। लेकिन वो खोज रहा है मेरी बेटी किस वजह से और धर्म में गई। दूसरी तरफ एक घटना है 1992 में बाबरी ध्वंस के बाद सरकार ने एक योजना बनाई कि ये जो विग्रह दो समाजों के बीच में पैदा हुआ है उसको खत्म करने के लिए डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाए, और उस डॉक्यूमेंट्रीज में एक आवरण रखा गया है। और ये आवरण ऐसा है कि जहां जहां जाए, आप सब लोग पूरे भारत में घूमते होंगे, जहां आप जाए, जो भी अच्छे स्थान है, काशी जाए, मथुरा जाए, अयोध्या जाए, कहीं दक्षिण में चले जाए, कहीं गुजरात के किसी मंदिरों में चले जाए, मूर्तियों का ध्वंस हुआ है, मंदिर तोड़े गए, मस्जिदें बनाई गई। ये इतिहास है। लेकिन इसको अलग तरीके से प्रेजेंट करना, इसको अलग तरीके से प्रस्तुत करना, तो काम ये सौंपा जाता है इस रजिया को, इस लक्ष्मी यानी रजिया को, और उसके पति जो दोनों फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इनको एक काम सौंपा जाता है कि आप एक डॉक्यूमेंट्री बनाएं, इसके लिए आपको बहुत पैसा मिलेगा। और उनको ये कहा जाता है कि ये जो मंदिर के ध्वंस हुए हैं वो किसी हिंदू मुसलमान के आक्रमण या लड़ाई झगड़े की वजह से नहीं हुए, लेकिन हिंदुओं में शैव और वैष्णव जो लड़े थे उसके कारण ये हुए।
रजिया का मन नहीं मानता। संयोगवश जब आप किताब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, एक घटना ऐसी बनती है कि उसके पिताजी का अवसान हो जाता है। शादी के 18 साल के बाद वो अपने गांव जाती है। पूछा जाता है, धर्म परिवर्तन किया है सबको पता है, उसको पूछा जाता है आपने गौ मांस खाया है? हाँ खाया है। हिंदू में गौ मांस खाना ये स्वीकार्य नहीं है, लेकिन वो गौ मांस खा चुके थे। वो कहती थी कि मैं ऐसे भी नॉनवेज खाती हूँ तो गौ मांस खाने में क्या हर्ज है। ऐसा एक दूसरा कॉम्प्रोमाइज करके इसने गौ मांस भी खाया हुआ होता है। जब वो अपने पिता के मृत्यु के बाद अपने गांव जाती है तब उनके जो जान पहचान वाले जो वो कहते हैं कि अगर आपने गौ मांस खाया है तो आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा, और बेटी ये मानती है। फिर अपने घर जाती है और ये पिताजी जिस कोठड़ी में, जिस रूम में बंद होकर ये अभ्यास किया था, इन चीज़ों को जब देखती है तो उसको पता चलता है कि मैं क्या कर चुकी हूँ। उसको पता चलता है कि मेरे पिता ने मेरे जाने के बाद क्या क्या किया। उसको पता चलता है कि एक मॉडर्न जो कहते हैं, जो JNU ब्रांड जैसे इतिहासकार लोग होते हैं, उन्होंने मुझे क्या समझा, एक मॉडर्न समाज में रहने के लिए मुझे कौन सा जहर पिलाया गया जिसकी वजह से मैं ये सब करने लगी। वो लड़की इसके पहले कई बार हिंदू धर्म में कुछ नहीं है, हिंदुओं के बीच में झगड़े ही झगड़े हैं, हिंदुओं की बहुत हीन मानसिकताएं हैं, ऐसे जहर उगलने वाले कई भाषण वो दे चुकी थी। उसका प्रतिनिधित्व मैंने जैसा आपको बताया प्रोफेसर शास्त्री कर रहे थे। वो लड़की जब ये सारा अभ्यास करती है तो पता चलता है कि मेरे पिताजी ने क्या किया। उसका पति, और वो सच्चाई जब उसके सामने आती है तो वो समझने का प्रयत्न करती है, उसे जानने का प्रयत्न करती है। वो सोचती है कि मुझे अभी यहाँ रहकर ये जो मेरे पिताजी ने जो सब कुछ लिखा है उसको मुझे जानना चाहिए। ऐसे में एक मौका आता है कि उसका पति जो अमीर है उसे बार बार बुलाता है, वो नहीं जाती है। कहती है मैं वहीं रहूँगी। बात जाती है, मिलती है, वापस आती, जाती है, मिलती है, वापस आती है। उसका पति उस समय दूसरी शादी कर चुका होता। ये हम सब लोग आज भी देख रहे हैं। उसके साथ साथ एक और घटना है जिस इतिहास को भैरप्पा जी ने उजागर किया है कि ऐसी क्या बातें हैं। एक अकबर के नाम को छोड़ दीजिए तो ऐसे कोई मुगल शासक नहीं हुए जिसने हिंदुओं के साथ द्रोह नहीं किया है, जिसने मंदिरों को ध्वस्त नहीं किया, जिसने हिंदुओं को अपमानित नहीं किया। ये बातें तथ्यों के आधार पर लिखी गई है। भैरप्पा जी ने इस पुस्तक में ऐसे 136 पुस्तकों का रेफरेंस दिया है। मैंने भी भैरप्पा जी से पूछा था कि इसके कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आपके सामने नहीं आए। इन्होंने कहा कि आपने प्रस्तावना नहीं पढ़ी क्या। उन्होंने कहा ये पुस्तक जब छपने गई थी उसके पहले मैंने जो लीगल एडवाइजर्स होते हैं, एक तो उन्होंने जस्टिस रामा जोइस का नाम दिया जो चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट रह चुके थे, राज्यपाल रह चुके थे बिहार और झारखंड के, और कर्नाटक के बहुत सुप्रसिद्ध 2 वकील और एक गांधीवादी जो आज भी गांधी टोपी पहनते हैं, ऐसे वकील से उन्होंने इनकी सलाह ली और बाद में किताब छपी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये किताब छपने से पहले, जब फर्स्ट एडिशन छपा भी नहीं था उसके पहले सोल्ड आउट हो चुकी थी, सेकंड एडिशन छपा भी नहीं था उसके पहले सोल्ड आउट हो चुकी थी, थर्ड एडिशन छपा भी नहीं था उसके पहले सोल्ड आउट हो चुकी थी। तो ऐसे रसमयी तरीके से इस पुस्तक को लिखा गया है। भैरप्पा जी खुद PhD इन एस्थेटिक, उनका सब्जेक्ट ब्यूटी था PhD का, तो बहुत ही जिसको कहते हैं सौंदर्यमय भाषा में लिखी गई ये किताब है। आप सबको पढ़ना चाहिए। इसकी एक अंतिम बात कहकर मैं बैठना चाहता हूँ कि जो भी हिंदू राजा थे, इसमें एक देवगढ़ के राजकुमार की बात आती है। जब उस पर मुगल आक्रमण करते हैं तो जो मारे गए वो मर गए, वीर गति को प्राप्त हुए। जो राजपूतानियां थी जो बच गई उन्होंने जौहर किया, लेकिन जो मरे भी नहीं ऐसे लोगों को जब गुलाम बनाया गया। ऐसे एक देवगढ़ के राजकुमार की इसमें कहानी है। इस पात्र को इसमें उजागर किया गया है, किस तरह प्रताड़ना की गई, किस तरह उसको
गुलाम बनाया गया, किस तरह उसको मार मार कर हिजड़ा बनाया गया, किस तरह उसके साथ प्रकृति से विरुद्ध व्यवहार किया गया है, किस तरह उसको जलान खाने में सौंपा गया, किस तरह उससे सारी ये बातें करवाई गई, इसको शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए कहता हूँ कि भैरप्पा जी की लेखनी है जो इसको इतना बढ़िया बना सकती है। प्रश्न सिर्फ इतना है कि सच को सामने लाने की जो बात भैरप्पा जी ने कही है, ये बात हर इतिहासकार को करना चाहिए, हर बुद्धिजीवी को करना चाहिए। सच को स्वीकारने की हिम्मत हर बुद्धिजीवी को रखना चाहिए। सच के सामने जब आता है, सच जब लोगों के सामने आता है तो वो सिर्फ दूसरे तरीके से ना देखे, जो सच है उसके साथ खड़ा रहे, तो समाज जो आज की दशा में है उसमें से बहुत जल्दी बाहर आएगा, ऐसा मुझे लगता है। हम जिस कारण से यहाँ आए भैरप्पा जी को सुनने के लिए, मैंने प्रयास किया है कि ये 3 पहलू हैं जो आपके सामने रखूं। मैं मुझे बहुत डर है आपके सामने बात प्रस्तुत करने से, क्योंकि मैं बहुत ही जूनियर हुई इस मामले में, फिर भी मैंने अपनी बात रखने की कोशिश किया है। मुझे 10 मिनट का समय दिया गया है। थैंक यू वेरी मच। सिद्धार्थ दीक्षित जिसने इसका अनुवाद किया है उसको भी धन्यवाद देना चाहिए। बहुत ही खूबसूरती से उसने जो बातें ओरिजिनल आवरण में रखी गई हैं उसको अपने सामने गुजराती में रखा है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ की प्रबुद्ध जनता जब भैरप्पा जी इस बात को कहने के लिए खड़े हों, एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर उसका सम्मान करें। यह बहुत ही आवश्यक है, कोई लेखनी नहीं कर सकती। ऐसा हमारे अनेक विचारक कहते हैं कि जो जाति अपना इतिहास भूल जाती है वो अपने भविष्य को भी जोखिम में डाल देती है। अपने इतिहास के द्वारा ही वो अपने भविष्य को सुनिश्चित और सुरक्षित कर सकता है। यह बात भी हमें इस पुस्तक में इससे एक सीख मिलेगी। और अब मैं हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री आरजी शाह से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। नमस्कार। हमारे बीच आज उपस्थित है डॉक्टर SL भैरप्पा जी, विजय बी शाह अग्रवाल जी, मंच के सामने बैठे महानुभाव और मित्रों। आज जो पुस्तक का अनावरण हुआ है उसका नाम आवरण है और ये गुजराती में है, इसलिए मैं चाहूँगा कि थोड़ी बात मैं गुजराती में भी बताऊं, क्योंकि इसका अनुवादन गुजराती में हुआ है। મિત્રો, ખાસ કરીને જ્યારે આ પુસ્તકની વાત આવી અને ડૉક્ટર SL ભૈરપ્પા જેવી એક વ્યક્તિ એમણે આ પુસ્તકનું સર્જન કર્યું અને સર્જન કન્નડમાં કર્યું। સર્જન કર્યા પછી એની अनुवादन अन्य भाषाओं थयुं અને આ ભાષાંતર સિદ્ધાર્થ દીક્ષિતે ગુજરાતીમાં કર્યું। મને લાગે છે કે ભૈરપ્પાજીની આટલા પુસ્તકો, કારણ કે આમાં આ પુસ્તકમાં મેં જોયું 1960થી તેઓ એક પુસ્તક લખવાના કામો કરે છે। આજથી કેટલા વર્ષ પહેલાંની વાત છે। એમણે સમાજને જગાવવાનું કામ કર્યું અને જે બાબતો એમણે પુસ્તકમાં મૂકી છે
ઘણી વાતો વિજયભાઈ આપને જણાવી છે. આવા મારી દ્રષ્ટિએ એવી વ્યક્તિ જેને ઋષિની ઉપાધિ આપવી જોઈએ એવા ઋષિ જેવા એસ.એલ. ભૈરપિયા સાહેબનો હું વંદન કરું છું. સમાજમાં કેટલીક વ્યક્તિઓ સમાજને જગાવવા માટે આવતી હોય છે. એનાથી સમાજને જાગવાની પ્રક્રિયા શરૂ થવી જોઈએ. મને લાગે છે કે એમણે જે વિગતો આ પુસ્તકમાં આપી છે એ વિગતો જોતા એમણે એની પાછળ કેટલું ચિંતન મનન મંથન કર્યું હશે, જેને કારણે એમની નિપજ આ પુસ્તકમાં કંડારાઈ છે. આવી વ્યક્તિ જ્યારે સમાજ પાસે કેટલાક પ્રશ્નો મૂકે છે, કેટલીક બાબતો મૂકે છે, ત્યારે એમાંથી સમાજે જાગવાની જરૂર છે ખરી? આ પણ એક પ્રશ્ન છે. આવી ઘટનાઓ કેમ બને છે? સમગ્ર સમાજ, જે હિન્દુ સમાજ આજે સમગ્ર ભારતીય વસ્તીનો 85%થી વધારે મોટો વિસ્તાર હિન્દુ સમાજ છે, તેની પાછળના કારણો શું હોઈ શકે? આજે ભારતીય વિચાર મંચ આ જ્યારે આ પહેલ કરી રહી છે એ આપણે સૌ કે આપણે બહુ તમામ બૌદ્ધિક વ્યક્તિઓ છે, આપણા મનમાં પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થવો જોઈએ. જે ભૂતકાળના વર્ષોની વાતો પણ વિજયભાઈ કરી કે મંદિરો તૂટ્યા, મસ્જિદો બની, આ બધી ઘણી બાબતો છે જેનું વિચાર મંથન થવું જોઈએ. અને એવું શું બની રહ્યું છે જેને કારણે આપણી હિન્દુ કન્યાઓ અન્ય સમાજમાં જઈ રહી છે? આપણે એમાં મંથન કરવા જેવું નથી લાગતું? હું માનું છું કે આ બાબતમાં પણ સમાજે અને ખાસ કરીને આવા વિચાર મંચે પણ પહેલ કરવી જોઈએ. આપણે પહેલાં જાગૃત થવાની જરૂર છે, કારણ કે કેટલીક બાબતો એવી હોય છે કે જે દીકરીઓ, જે કન્યાઓ, જેને સમાજના પછીના વર્ષોમાં શું થવાનું છે એને ખબર નથી, એની મેચ્યોરિટી નથી. એને માટે આપણે કંઈક પ્રયત્ન કરવા જોઈએ, એને કંઈ સમજાવવી જોઈએ. આ ઘણી બાબતો છે, બહુ વિશાળ વાત છે. એક પ્રશ્ન એટલા માટે મૂકું છું કે એની પાછળ ઘણું વિચાર વિમર્શ થઈ શકે એવું છે. તો આ પુસ્તક વાંચ્યા પછી મને પણ એવું લાગ્યું, શરૂઆતમાં વાંચતા એવું લાગ્યું, પરંતુ જેમ જેમ વાંચતા જઈએ તેમ તેમ અંદર ઉતરતા જઈએ. વિજયભાઈ સાચી વાત કીધી, એના અનુવાદ ક્યાં પણ લખ્યું છે આમાં જ. સીધા દીક્ષની અંદર ખુદ દેખાઈશ મેં कि मैं जो ये पुस्तक बनाती गई, ट्रांसलेशन करती गई, मुझे लगा कि कुछ है इसमें. इस तरह इस पुस्तक की जो बात बताई गई है, मुझे लगता है कि पुस्तक सबके लिए पढ़ने के योग्य तो है, पर इसके उपरांत उसको विचार करके पूरे समाज को किस दिशा में जाना है उसके पहल ये ऋषि प्रकार की व्यक्ति ने किया है. मुझे पूरा विश्वास है कि हम उसके ऊपर पूरा विचार करें. और मुझे आगे तो कुछ कहना नहीं, लेकिन मुझे यहाँ बुलाया, मुझे सम्मान दिया, उसके लिए आयोजकों का और आपका सबका आभार व्यक्त करता हूँ. जय हिंद, जय जय गरीब. हम डॉक्टर भैरप्पा जी को सुने उससे पूर्व मैं एक सूचना दूं. अभी उनके प्रवचन के बाद में प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम है. किसी भी श्रोता के मन में कोई भी उस पुस्तक से संबंध में, उनकी दूसरी कृतियों के संबंध में कोई प्रश्न हो, वो उनके साथ प्रत्यक्ष वार्तालाप कर सकते हैं. ये पुस्तक जिसकी मूल कीमत 200 रुपये है, यहाँ हॉल के बाहर बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी 100 रुपये में.